Hello all my dear students, good morning and welcome back to my class again. Hope you all are fine. आज की क्लास में हम सभी डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में, जो कि बेस्ड होंगे किस पर, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के ऊपर, जिसका डिस्कशन हमने अपनी लास्ट क्लास में भी किया था। हम लोगों ने लास्ट की 2 क्लासेस में देखा जीरो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस किसे कहते हैं, इनके रेट लॉ वगैरह किस तरह से लिखा जाते हैं, और साथ ही साथ में डिफरेंशिएटेड और इंटीग्रेटेड रेट लॉ वगैरह क्या होते हैं, सब कुछ हमने सीख लिया है। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में ग्राफ्स वगैरह भी हमने ड्रॉ कर लिए हैं। और आज की क्लास में फाइनली मैं आपको इन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हें बताने जा रहा हूँ। और इस टाइप के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो फ्रीक्वेंटली बोर्ड्स में पूछे भी जाते हैं, तो इसलिए क्लास से आप अपना ध्यान बिल्कुल भी हटाइएगा मत। क्लास आज की आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज फिजिकल केमिस्ट्री का जितना भी पोर्शन है ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज़ कम्पेयर टू थ्योरी। थ्योरी तो इससे बहुत ही कम पूछी जाती है, बिकॉज थ्योरेटिकल जो आपके पार्ट्स हैं वो सॉल्यूशन चैप्टर या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से थोड़े से पूछे जाते हैं। केमिकल काइनेटिक चैप्टर में थ्योरी कम है। थ्योरी जैसे आपसे स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस वगैरह या टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट से ही पूछ सकता है। बाकी जो न्यूमेरिकल्स है ना इस चैप्टर के, वो बड़े तगड़े हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो न्यूमेरिकल्स आप एकदम स्किप मत करिएगा, इस चैप्टर के पूरा फोकस बना के रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को अपने फर्स्ट न्यूमेरिकल से। पहला न्यूमेरिकल मैं पढ़ूंगा, आप सब भी देखते रहिएगा अपनी स्क्रीन पे। न्यूमेरिकल है हमारा रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन A से 2B। एक रिएक्शन हमें दे रखा है इज 10 to the power -2 मोल पर लीटर मिनट। ठीक है, इस रिएक्शन जो A से 2B रिएक्शन हमें प्रोवाइड है, इसके लिए मुझे रेट कांस्टेंट दिया है और हमसे कह रहा है इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 0.1 मोलैरिटी। अगर रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन कितना हो, 0.1 मोलैरिटी, देन फाइंड फर्स्ट इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। आप रिएक्शन का इनिशियल रेट बताइए। कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आफ्टर 60 सेकेंड, 60 सेकेंड के बाद ए और बी का कंसंट्रेशन कितना है ये बताइए। और रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर 2 मिनट, 2 मिनट के बाद रिएक्शन का रेट कितना है, ये सारी चीज़ें हमें बतानी है। और फोर्थ बताना है हाफ लाइफ क्या है रिएक्शन की। बात आ गई आपको समझ में? चलिए एक एक करके 1 by 1 हम सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करते हैं अपनी। सबसे पहले तो देखिए हम क्वेश्चन का क्या करेंगे, गिवन डेटा नोट कर लेंगे। बात आई समझ में? रिएक्शन हमें दे रखी है क्या, A से 2 टाइम्स ऑफ B, और इस रिएक्शन के लिए मुझे रेट कांस्टेंट यानी K की वैल्यू दे रखी है। K की वैल्यू मेरे लिए कितनी है, 10 to the power -2 मोल पर लीटर यानी लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स के बराबर। बात आ गई आपको समझ में? ये मुझे दे रखी है रेट कांस्टेंट की वैल्यू, और हमसे आगे जो है कई सारे क्वेश्चंस पूछ रहा है। अच्छा एक चीज़ हमें और दिया है यहाँ हमें C0 यानी रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखा है कितना, 0.1 मोलैरिटी के बराबर। बात आ गई ना आपको समझ में? तो चलिए पहली प्रॉब्लम हम लोग अपनी सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन हमें बताना है कि कितना होगा। इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? इस चीज़ को अगर मुझे प्रेडिक्ट करना है ना, तो देखिए सबसे पहले तो मुझे ये मालूम होना चाहिए कि इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना है, बिकॉज जब तक मुझे इसका ऑर्डर नहीं मालूम होगा तब तक मैं इस रिएक्शन के रेट वगैरह के बारे में कुछ भी बातें नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे इंडिविजुअल कंसंट्रेशन या फिर टाइम वगैरह नहीं दिया है। आप बोलेंगे भैया हम रेट तो बता ही लेते थे पहले। कैसे बता लेते थे? स्टार्टिंग में हमारे सामने जो हमने रेट ऑफ रिएक्शन के लिए एक लंबी चौड़ी इक्वेशन बनाई थी ना स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट की हेल्प से, उससे। लेकिन यहाँ पे आप उसे अप्लाई इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज आपको टाइम वगैरह कुछ भी गिवन यहाँ पर नहीं है, ना ही रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में चेंज आपको गिवन है। आपको बस इसका इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखा है और रेट कांस्टेंट दे रखा है, तो यहीं से आपको काम चलाना है। और रेट कांस्टेंट की हेल्प से आप काम तब चला सकते हैं जब आपको मालूम हो कि रिएक्शन किस ऑर्डर की है। अब ऑर्डर वगैरह तो मुझे गिवन ही नहीं है इस क्वेश्चन में, तो क्या ये क्वेश्चन हम नहीं करेंगे? करेंगे। कैसे करेंगे? ऑर्डर पता करने के बाद। ऑर्डर जो है वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, जो मुझे कहाँ से पता चलेगा, जल्दी से बताइए। तो ऑर्डर मुझे पता चलेगा यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ दिस रेट कांस्टेंट के। याद करिए आपको
मैंने आपसे बोला था कि k की यूनिट की अगर हम बात करें तो k की यूनिट रिएक्शंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है, बिकॉज एक किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए k ऑलवेज एक ही होता है। k की जनरल यूनिट क्या थी? मोल के ऊपर 1 माइनस n, याद आ रहा होगा ना, m के बाद n, लीटर के ऊपर n माइनस 1, और सेकेंड तो यहाँ पे हमें टाइम दिया है मिनट में, तो हम मिनट लिख देंगे, मिनट पे -1। समझ में आई बात? यहाँ पे आप देखिए, मुझे जो k की यूनिट दी गई है ना, उसका मैं ज़रा इससे कंपैरिजन अगर करा दूं तो देखिए क्या दी हुई है मुझे k की यूनिट, मोल के ऊपर कुछ नहीं यानी पावर मान लेता हूँ 1, लीटर पे पावर मुझे कितनी दी गई है यहाँ पे -1, और मिनट इनवर्स। समझ में आ गई बात? तो ये टाइम मुझे मिनट में दे रखा है, सब कुछ तो ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखिए कंपेयर कराऊँ तो यहाँ पर 1 माइनस n है और उसकी खाना पूर्ति यहाँ पे कौन कर रहा है? 1, यानी 1 माइनस n जो है वो यहाँ पे 1 का काम कर रहा है, तो 1 इसके बराबर ही होगा, सही है ना? तो 1 इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस n। कंपेयर कराने पर ये तरीका होता है ऑर्डर फाइंड करने का। अब यहाँ से देखिए n की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी? 0। समझ में आ गई ना बात? यानी यहाँ पे मुझे कितना मिल गया? 0। तो इसका मतलब n होता क्या था? ऑर्डर, मतलब जो मेरी रिएक्शन है मुझे पता चल गया ये किसकी है? 0 ऑर्डर की है, 0 ऑर्डर रिएक्शन है। तो अब मैं बड़े काम से ना, बड़े आराम से सब कुछ बता सकता हूँ। कैसे? देखिए, 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए मुझे मालूम है रेट लॉ हम कैसे लिखते हैं। तो इस रिएक्शन के लिए अगर रेट लॉ लिखूँ तो देखिए क्या होगा? R इज इक्वल्स टू K यानी कांस्टेंट, और कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू द पावर कितना? 0। सॉरी, क्यों? क्योंकि ये है एक 0 ऑर्डर रिएक्शन, यानी फाइनली जो रेट है रिएक्शन का वो किसके बराबर है? K के, यानी कैसा है? कांस्टेंट है। समझ में आ गई ना बात? रेट ऑफ रिएक्शन बराबर है किसके? K के, यानी K की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10 टू द पावर -2। तो जो रिएक्शन का रेट है वो भी कितना होगा? 10 टू द पावर -2 मोल पर लीटर मिनट के बराबर। बात आ गई ना समझ में? या फिर मोलैरिटी पर मिनट के बराबर। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन का ये है आंसर, 10 टू द पावर -2 मोल पर मिनट या फिर मोल पर लीटर मिनट। समझ में आ गई बात? कैसे पता चला? विद द हेल्प ऑफ दिस K मैंने पता कर लिया ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है, और ये हो गया मेरा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन ही नहीं, आपका देखिए ना, अगर यहाँ से तो आपका जो है C वाला जो क्वेश्चन है वो भी यहाँ से सॉल्व हो जाता है। कैसे? C वाला थर्ड वाला जो पार्ट है, थर्ड पार्ट में आपको बोला था कि रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर 2 मिनट बताइए कितना होगा। आपको मैंने बोला था कि 0 ऑर्डर रिएक्शन इकलौती ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें रेट पूरी रिएक्शन के दौरान कांस्टेंट रहता है। इनिशियली रिएक्शन का रेट कितना है? 10 टू द पावर -2। तो क्या 2 मिनट के बाद बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है, तो 2 मिनट के बाद भी रेट इसका कितना होगा? 10 टू द पावर -2 मोलैरिटी ही होगा। तो यहाँ से ये आपका आंसर किसके किसके लिए? फर्स्ट के लिए, और साथ में थर्ड वाले के लिए भी आपका यही आंसर होगा, 10 टू द पावर -2 मोल पर लीटर मिनट। समझ में आ गई बात? अब बचा हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन। तो देखिए, सेकंड वाले क्वेश्चन में हमसे क्या करा है? कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B आफ्टर 60 सेकेंड। 60 सेकेंड के बाद मुझे A और B यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के कंसंट्रेशन बताने हैं कि कितना होगा। समझ में आई बात? अब देखिए कैसे करेंगे हम। हमें टाइम दे रखा है, टाइम हमें कितना दे रखा है यहाँ पे? 60 सेकेंड, और हमसे कंसंट्रेशन के बारे में पूछ रहा है कि बताइए A और B का कंसंट्रेशन 60 सेकेंड के बाद कितना होगा। अच्छा, 0 ऑर्डर रिएक्शन में मैंने आपको बोला था कि आप कंसंट्रेशन रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को किस फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करेंगे? x इज इक्वल्स टू में, या फिर k इज इक्वल्स टू में x/t वाले फॉर्मूले से। समझ में आई ना बात आपको? x यहाँ पे देखिए आप क्या था? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स था। समझ में आ गई ना बात? तो यहाँ से देखिए आपसे 60 सेकेंड पे पूछ रहा है x क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी B। तो यानी मैं बोलूँ कंसंट्रेशन ऑफ B क्या हो जाएगा? K इंटू में T के बराबर हो जाएगा, हाँ या ना? तो B इज इक्वल्स टू देखिए कितना हो गया आपके लिए? B इज इक्वल्स टू हो गया K की वैल्यू 10 टू द पावर -2 इंटू T की वैल्यू कितनी? 60 सेकेंड। लेकिन यहाँ ध्यान देना होगा कि K की यूनिट में मुझे टाइम दिया गया है मिनट में, और यहाँ पे T इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड में मैं नहीं रख सकता हूँ, मुझे इसे किस में रखना होगा? मिनट में। सेम यूनिट्स हमें हमेशा यूज़ करनी होती है, सो बी केयरफुल
विद यूनिट्स ऑलवेज टी, चाहे आप इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, चाहे इसको मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए। इसे सेकंड में कन्वर्ट करने जाएंगे तो रिलेटिवली थोड़ा टफ पड़ेगा। डायरेक्टली हम टी को 1 मिनट लिख सकते हैं क्योंकि 60 सेकंड इक्वल्स टू 1 मिनट होता है। तो ये क्या मैंने रख दिया 1 मिनट, डिफरेंट चौक से इसलिए लिख रहा हूँ ताकि यहाँ आप थोड़ा कंसंट्रेट करें। अब यहाँ पे b इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस में 2 मोलैरिटी के बराबर, यानी कि फाइनली वैल्यू अगर हम देखना चाहें तो कितनी हो गई 0.01 मोलैरिटी के बराबर। ये b का कंसंट्रेशन है कितने सेकंड के बाद 60 सेकंड यानी 1 मिनट के बाद। मुझे a का भी कंसंट्रेशन बताना होगा। तो देखिए कंसंट्रेशन ऑफ a अगर मैं निकालना चाहूँ तो इसके दो तरीके हैं। एक तो यहाँ पे देखिए आप इसी फॉर्मूले को C0 माइनस सी टी अपॉन में t से भी करके निकाल सकते हैं। k इज इक्वल्स टू C0 माइनस में सी टी अपॉन में t। बस आपको देखिए करना क्या होगा, C0 की वैल्यू 0.1 दी हुई है, सी टी यहाँ से प्रेडिक्ट कर लीजिए। या फिर दूसरा तरीका लॉजिकल वे जो है वो ये है कि रिएक्टेंट का मुझे इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखा है 0.1 मोलैरिटी के बराबर। अच्छा मुझे मालूम है कि प्रोडक्ट कितना बना होगा जितना रिएक्टेंट खत्म हो गया होगा, तो 0.01 मोलैरिटी मेरे प्रोडक्ट्स फॉर्म हो चुके हैं। तो जाहिर सी बात है 60 सेकंड के बाद रिएक्टेंट में इतनी कमी तो आई ही होगी ना, इतनी कमी आ गई होगी, यानी फाइनल कंसंट्रेशन ए का कितना हो जाएगा आफ्टर 60 सेकंड, तो ये हो जाएगा 1 माइनस में 0.01 मोलैरिटी के बराबर। यानी यहाँ से जब आप इसे फाइनली सबट्रैक्ट कर लेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, टाइम हमें बचाना है थोड़ा सा, तो कैलकुलेशन वगैरह आप यहाँ से खुद कर लीजिएगा। ये सॉल्व हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए अगर हम सॉल्व करना चाहें अपना फोर्थ वाला क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछा है क्या हाफ लाइफ ऑफ दिस रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ देखिए कितनी होती है। अच्छा ये लिख लीजिएगा, आप पे सेकेंड वाले क्वेश्चन का आंसर होगा। फोर्थ वाला क्वेश्चन टी हाफ इज इक्वल्स टू कितना होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का C0 बाई 2K के बराबर। C0 हमें यहाँ कितना गिवन है 0.1 अपॉन में 2 इंटू के मुझे कितना गिवन है 10 टू द पावर माइनस 2 के बराबर। तो देखिए ये 10 टू द पावर माइनस 1, ये कितना 10 टू द पावर माइनस का 2, ऊपर गया तो 10 टू द पावर 1 यानी 10 बचा। तो टी हाफ इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10 बाई 2 इज इक्वल्स टू में 5, और वो भी क्या मिनट, बिकॉज के की यूनिट आप किस में रख रहे थे मिनट में। इस पूरी रिएक्शन की हाफ लाइफ है कितनी 5 मिनट की। 5 मिनट में ये रिएक्शन आधी कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा अगर मैं आपसे ये टी कंप्लीशन पूछ दूं कि बताइए इस रिएक्शन का जो टी कंप्लीशन है यानी कंप्लीट होने वाला टाइम वो कितना होगा, तो वो होगा 2t हाफ यानी कि 2 इंटू 5 यानी कि 10 मिनट के बराबर। क्योंकि आपको मालूम है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टी कंप्लीशन होता है वो 2 हाफ लाइफ्स के बराबर होता है। बाकी अदर कोई रिएक्शन होती है तो उसके लिए हमेशा इससे ज़्यादा होता। ठीक, तो एक एडिशनल क्वेश्चन और यहाँ से आप मैंने बढ़ा दिया आपके लिए, उसे भी आप सॉल्व कर लीजिएगा आराम से। ये आपका एक अच्छा न्यूमेरिकल, कंप्लीट न्यूमेरिकल, छोटा पैकेट बड़ा धमाका इसे कह सकते हैं आप। क्योंकि एक देखिए सिंपल सा क्वेश्चन, इसी में आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पकड़ा दिया। ऐसे ही क्वेश्चन ना आपको एग्जाम में भी मिलेंगे। आप जब पेपर के एंडिंग पोर्शन पे आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल से, और क्वेश्चन को इस तरीके से फंसाया जाता है ना कि आप ना चुन ही ना पाए ऑप्शंस में से, आप कंफ्यूज हो जाए। मतलब ये वो क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें वही बच्चे सॉल्व कर पाएंगे जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की है, एक एक कॉन्सेप्ट को मजबूती से पकड़ के चले हैं शुरुआत से, वो एक एक न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व किया है। तो इसलिए ध्यान हमेशा आपको रखना होगा ये छोटी से छोटी बात का। देखिए यहाँ पर बीच में ना ट्विस्ट भी थे, जैसे ये यूनिट्स वगैरह आपको एकदम एक्यूरेट रखनी होगी, किस टाइम पे मुझे फॉर्मूला कौन सा लगाना है, सब कुछ चमकना चाहिए एकदम। तो ये चमका या फिर नहीं चमका, चमक गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग अपना सॉल्व करते हैं अगला, और रफ करता हूँ तब तक मैं इसे पढ़ते पढ़ते, आप सब भी देखिए क्वेश्चन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें मुझे 2 रिएक्शंस दे रखी हैं, एक A से B दूसरी P से Q, और मुझे कह रहा है A से B वाली रिएक्शन है जीरो ऑर्डर रिएक्शन और P से Q वाली जो रिएक्शन है वो एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। समझ में आई बात। अगेन आगे मुझसे कह रहा है इफ T हाफ ऑफ अबव रिएक्शंस आर 20 सेकेंड एंड 40 सेकेंड, मतलब दोनों रिएक्शंस के हाफ लाइफ अगर 20 सेकेंड और 40 सेकेंड्स हो तो बताइए रेस्पेक्टिवली
एंड इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स इज 1.386 मोलैरिटी, और दोनों का जो इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स का, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ पी, वो 1.386 मोलैरिटी के बराबर है। तो आप बताइए कि रेशियो ऑफ देयर रेट कांस्टेंट कितना होगा, मतलब दोनों के रेट कांस्टेंट का जो रेशियो है वो कितना होगा। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे इस चीज़ को देखते हैं। तो एक रिएक्शन मुझे दे रखी है ए से बी दे रखी है, ए से बी, और हमसे कह रहा है कि ये कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है, 0 ऑर्डर की, ठीक है। दूसरी रिएक्शन मुझे क्या दे रखी है, पी से क्यू, और मुझसे बोल रहा है कि ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। समझ में आ गई बात? बिल्कुल आ गई होगी। आपसे कह रहा है इस रिएक्शन के लिए जो टी हाफ है, यानी हम इस बार ना इसे लिख लेते हैं टी 0, हमें पता चल जाएगा कि टी 0 मतलब क्या है, टी हाफ फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन। ये कितना मुझे दे रखा है, 20 सेकेंड के बराबर। और P से Q वाली जो रिएक्शन है इसके लिए मुझे टी हाफ, तो इसे हम T1 लिख के दिखा देते हैं, यानी टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये मुझे कितना दे रखा है, 40 सेकेंड्स के बराबर। बात आ गई ना आपको समझ में? अच्छा, मुझसे कह रहा है दोनों के लिए जो रिएक्टेंट्स के इनिशियल कंसंट्रेशन है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ ए, वो किसके बराबर है, 1.386 मोलैरिटी के बराबर, और इसमें जो कंसंट्रेशन ऑफ पी है वो भी किसके बराबर है, 1.386 मोलैरिटी के बराबर ही है। समझ में आई बात? तो आपसे पूछ रहा है कि दोनों के रेट कांस्टेंट के लिए आप बताइए कि रेशियो क्या होगा। तो इसका रेट कांस्टेंट, चलिए इस रिएक्शन का हम मान लेते हैं K0, यानी कि K फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन, और इसका रेट कांस्टेंट अपनी तरफ से मान लेते हैं K1, यानी रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलेगा? बिल्कुल दौड़ेगा। इसके लिए रेट लॉ लिखिए। चलिए, तो इस वाली रिएक्शन के लिए जो आपका रेट लॉ होगा, देखिए वो क्या होगा। अच्छा चलिए, टी हाफ हमें प्रोवाइड है ना, ये टी हाफ हमसे बोल रहा है, तो हम रेट लॉ नहीं टी हाफ की हेल्प से करते हैं, बिकॉज उससे क्वेश्चन करना हमारे लिए थोड़ा रिलेटिवली आसान होगा। टी हाफ कितना होता है 0 ऑर्डर रिएक्शन का, तो आपको मालूम है टी हाफ 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है C0/2K के बराबर। सही है? और यहाँ पे K क्या हो जाएगा, K0, K फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन। और इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो टी हाफ यानी T1 होगा वो किसके बराबर होता है, 0.693 अपॉन में K1 के बराबर। बिल्कुल कोई डाउट इसमें? कोई नहीं। अब देखिए यहाँ से T0 इसके लिए, तो यहाँ से देखिए अगर आप हम बोलना चाहें इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू हमारे लिए, मतलब ओवरऑल, चलिए हमें क्या करना है, कंसंट्रेट करते हैं मेन प्रॉब्लम पे। हमें बताना है रेशियो 0 ऑर्डर रिएक्शन का इस ये रेट कांस्टेंट का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाले के साथ। मतलब हम यहाँ से क्या करें, K0 इज इक्वल्स टू अगर लिखें तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, C0 अपॉन में 2T0 के बराबर। बिल्कुल करेक्ट। और यहाँ से आपका K1 क्या हो जाएगा, तो K1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0.693 अपॉन में T1 के बराबर। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। K0 अपॉन में K1 की, चलिए अगर हम बात करें यहाँ से, तो ये मामला अपना ख़त्म होता है। K0 अपॉन में K1 कितना हो जाएगा, तो ये वैल्यू यानी C0 अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ T0 इनटू, देखिए रेशियो है तो अपॉन में करेंगे तो ये पूरा टर्म यहाँ जाके पलट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, T1 अपॉन में 0.693 के बराबर। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। C0 की वैल्यू देखिए यहाँ कितनी है, 1.386, क्योंकि C0 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, अपॉन में 2 इंटू टी फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन कितना है, 20 सेकेंड, इंटू में यहाँ पे देखिए T1 की वैल्यू कितनी हमें दे रखी, 40 सेकेंड, अपॉन में 0.693। ठीक है, 0.693 से 1.386 जाएगा 2 टाइम्स में, और इससे ये गया 2 टाइम्स में, बचा 40 अपॉन में 20, तो 20 1 ज़ा 20, 22 ज़ा 40। मतलब कि यहाँ पर ये जो रेशियो आया है K फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन अपॉन में K फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये कितना आया है, 2 अपॉन में 1 का। बात आई ना समझ में? यानी कि K0 इज टू K फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल्स टू 2:1 या 2:1। ये हो गया आपका आंसर इस वाले क्वेश्चन के सॉल्यूशन का। ठीक है,
ये क्वेश्चन ना 2 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा, एकदम हलवा क्वेश्चन था, आपको बस दिमाग लगाना था कि मैं करूं कैसे। इस क्वेश्चन को करने का आइडिया आपको कहाँ से मिलेगा, हाफ लाइफ से। हाफ लाइफ आपको दे रखी है ना, बस यही आइडिया आप अगर लगा लेते हैं यहाँ पे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। और क्यों हाफ लाइफ ही हम लगाएंगे, मतलब ये आइडिया हमें मिला कैसे, तो ये इसलिए मिला क्योंकि हाफ लाइफ के टर्म में मेरा रेट कांस्टेंट इंक्लूड होता है, तो इसी से मैं आइडिया लगा लूँगा कि अगर मैं हाफ लाइफ यूज़ करता हूँ तो रेट कांस्टेंट तक भी आसानी से पहुँच जाऊँगा। समझ में आ गई बात। एक और बेहतरीन अच्छा क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना सॉल्व करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, पढ़िएगा आप सब भी, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अरे वाह, इस बार हमें ऑर्डर पहले ही बता देना रिएक्शन का, बड़ी अच्छी बात है। तो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिक्रीजेस टू 1/8, ठीक है, 1/8 ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन वैल्यू इन अ 90 मिनट। मतलब आपसे कह रहा है कि किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की इनिशियल वैल्यू है वो 90 मिनट में 1/8 टाइम तक डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीजेस टू 1/8 ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन वैल्यू इन 90 मिनट, ठीक है। फाइंड द टाइम इन विच इट गेट डिक्रीजेज अप टू 1/32 ऑफ इनिशियल वैल्यू। तो आपसे कह रहा है ना भाई साहब, वो टाइम बताइए जिस पर इसी रिएक्शन के लिए जो रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन होगा वो अपनी प्रारंभिक वैल्यू यानी इनिशियल वैल्यू का 1/32 टाइम बचेगा। समझ में आ गई बात। इस क्वेश्चन को मार्क करिए, ये क्वेश्चन एक बहुत ही तगड़ा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कैसे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अपनी तरफ से चलिए आप मान लीजिए कोई रिएक्शन है ए से पी, जो कि कैसी है, कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से मान लिया कि ये क्या है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। समझ में आ गई बात। अब मुझसे कह रहा है कि इसका जो T90 है, मतलब वो टाइम 90 मिनट की अगर हम बात करें तो कह रहा है 90 मिनट में आपका जो A का कंसंट्रेशन है ना वो अपनी इनिशियल वैल्यू का कितना बचता है, 1/8। समझ में आ गई बात। तो आपसे पूछ रहा है कि वो टाइम बताइए, मतलब T क्वेश्चन मार्क, जिस पर A का कंसंट्रेशन अपनी इनिशियल वैल्यू का 1/32 टाइम्स बचेगा। समझ में आ गई ना बात। एक चीज़ देखिए यहाँ पे नोट करिएगा, जब भी आपको केमिकल काइनेटिक्स के किसी क्वेश्चन में ऐसे फ्रैक्शनल पार्ट्स मिले, देखिए ये फ्रैक्शनल्स है 1/8, 1/32, तो इन फ्रैक्शनल पार्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना आप हमेशा इनिशियल कंसंट्रेशन को अपनी तरफ से कितना अज्यूम करके चलिए, 1 यूनिट के बराबर। ठीक, यही तरीका है, तभी आप आराम से पहुंच पाएंगे क्वेश्चन तक। तो देखिए अपनी तरफ से हम A को कितना मान लेंगे यहाँ पर 1, कि A इनिशियली कितना रहा होगा, 1 रहा होगा। अब हमारा काम सारा का सारा देखिए आसान हो जाएगा। कैसे, हमसे बोल ही रखा है रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है, तो हमें एक्सप्रेशन मालूम है क्या यूज़ करनी है। मुझे बोल रहा है कि K इज इक्वल्स टू, हमने एक्सप्रेशन पढ़ी है 2.303 अपॉन में T इंटू लॉग A अपॉन में A माइनस x, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन में फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ से देखिए अगर हम फर्स्ट केस की बात करें यानी K फॉर फर्स्ट केस, तो ये इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2.303 अपॉन में वो टाइम जिस पर 1/8 कंसंट्रेशन हुआ है, कितना है 90 मिनट के बराबर। तो टाइम की जगह मैंने कितना रख दिया 90 मिनट, ठीक है, इनटू में लॉग, समझ में आ गई बात, कंसंट्रेशन इनिशियल वाला, तो इनिशियल कंसंट्रेशन मैंने कितना माना है 1 अपनी तरफ से, अपॉन में फाइनल कंसंट्रेशन A माइनस x। तो आपको बोल रखा है कि 90 मिनट के बाद कितना बच रहा है, 1/8 बचा रह जा रहा है, तो 1/8 यहाँ पे आपका हो गया फाइनल कंसंट्रेशन। कोई डाउट इसमें, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक इसको आप जो है अच्छे से अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, K इज इक्वल्स टू में 2.303 अपॉन में 90 इंटू में लॉग, देखिए 1 अपॉन में 1/8, तो 8 आपका यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, तो ये बनेगा आपके लिए 8 और बेस 10। समझ में आ गई बात। इसे मान लीजिए क्या आप फर्स्ट इक्वेशन। अब इसी तरह से देखिए अगर हम सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे तो मान लेते हैं अपनी तरफ से कि टाइम कितना है T टाइम पर ये जो बचा हुआ कंसंट्रेशन है A का अपनी इनिशियल वैल्यू का
1/32 टाइम बचा रह जाएगा। तो सेकंड के लिए क्या होगा, k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में टाइम कितना मान लेते हैं t। t वो टाइम है जिस पर इनिशियल कंसंट्रेशन का 1/32 बचा रह जाएगा a। ये कितना हो जाएगा इंटू में लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन 1 अपॉन में बचा कितना रह जाएगा 1/32। तो 1/32 हमने यहाँ पे लिख दिया और बेस में कितना है 10। तो यहाँ पे से भी देखिए कितना जाएगा ऊपर 32 ऊपर आ जाएगा। तो फाइनली एक्सप्रेशन क्या बची, k इज इक्वल्स टू में 2.303 अपॉन में t लॉग यहाँ से 32 और बेस कितना हो जाएगा आपका 10। समझ में आ गई बात। इसे मान लेते हैं हम क्या सेकेंड क्वेश्चन। कोई डाउट आपको इसमें, कोई नहीं। अब देखिए k इज इक्वल्स टू इतना और k इज इक्वल्स टू इतना, इन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के एक साइड आपस में बराबर है। इसका मतलब रिएक्शन की दूसरी साइड भी आपस में कैसे होगी, बराबर होगी। मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड भी दोनों आपस में इक्वल है। तो जब आप इसे इक्वेट करेंगे यहाँ पर तो देखिए 2.303 से 2.303 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपका देखिए जो टर्म्स बचेंगे वो क्या बचेंगे, जब हम इसे इक्वेट करेंगे तो 1/90 इंटू में लॉग 8/10 इज इक्वल्स टू क्या बचेगा 1 अपॉन में t इंटू में लॉग 32/10। कोई डाउट आपको इसमें, कोई नहीं। अच्छा अब हम लॉग सॉल्व कर लेंगे तो हमें हमारा फाइनल सॉल्यूशन मिल जाएगा। लॉग देखिए हमें कैसे सॉल्व करना होगा। लॉग 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो यहाँ से देखिए आपका आ जाएगा 1 अपॉन में 90 इंटू 8 को 2 की पावर 3 लिखते हैं और हमें मालूम है कि log m की पावर n अगर लिखा है तो हम इसे n log m लिख सकते हैं। इतना तो आप सबको मालूम होगा। तो यहाँ 8 को जब मैं रिप्लेस करके लिखूंगा 2 की पावर 3 तो 3 आगे आ जाएगा तो ये बन जाएगा 3 log 2/10। समझ में आ गई बात। इज इक्वल्स टू यहाँ 1 अपॉन में t इंटू लॉग 30, अच्छा 32 को क्या मैं लिख सकता हूँ देखिए, तो 32 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, देखिए 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 इंटू में 2 कर दूंगा तो 16 और इंटू में और 2 किया तो 32। तो 2 की पावर 5 मैं लिख सकता हूँ 32 को, तो ये हो गया 2 की पावर 5/10। तो 5 आगे आ जाएगा यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 5 log 2/10। समझ में आई बात। अब देखिए दोनों तरफ से log 2/10 सिमिलर है तो कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पे देखिए 3 से 90 कितने टाइम्स में गया 30 टाइम्स में। तो t इज इक्वल्स टू देखिए यहाँ पे बचा कितना आपका फाइनल आंसर t यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया 30 मिनट्स के बराबर। मतलब कि 30 मिनट वो टाइम है जिसमें जो आपका ओके सॉरी यहाँ 30 नहीं, देखिए यहाँ 5 भी है। तो ये फाइनल टाइम कितना हो जाएगा 30 इंटू में 5 मिनट के बराबर, यानी ये कितना चला गया 3 5 जा 150 मिनट्स के बराबर। समझ में आ गई बात। मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, यहाँ 5 भी है। तो 150 मिनट वो टाइम है जिसमें आपका जो रिएक्टेंट A है उसका कंसंट्रेशन इनिशियल वैल्यू का 1/32 टाइम बचा रह जाएगा। समझ में आ रही ना बात। एकदम केयरफुली ध्यान से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा। तरीका यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपको कभी फ्रैक्शनल पार्ट वाले क्वेश्चन पूछे जाएं अपनी तरफ से इनिशियल कंसंट्रेशन को कितना कवर कर लेंगे 1 मान लेंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व होके आराम से आ जाएगा। अच्छा ये तो देखिए थ्योरेटिकल तरीका था। सोचिए अगर ये क्वेश्चन ना आपके सामने किसी कंपटीशन में आता, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हैं और वहाँ आपके पास तो इतना टाइम होता नहीं है कि आप मतलब पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करें एकदम इतने विधि विधान से। वहाँ पे तो आपको क्विकली क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है ना, लिमिटेड टाइम होता है हमारे पास। तो वहाँ कैसे करेंगे, तो वहाँ इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए हमारे पास होगा एक सेकेंड अल्टरनेटिव मेथड, क्योंकि ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा मैंने आपको बोला था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में देखिए क्या होता है, सक्सेसिव हाफ लाइफ इक्वल होती है, बोला था ना मैंने आपको। इसका मतलब क्या था कि A से A/2 जाने में जो टाइम लगता है वही टाइम A/2 से A/4 जाने में लगता है, और वही टाइम A/4 से A/8 पे, और वही टाइम A/8 से A/16 पे, और वही टाइम A/16 से A/32 तक जाने में लगता है। समझ में आ रही ना बात। मुझे क्वेश्चन में क्या बोल के रखा है कि
इनिशियल कंसंट्रेशन A है और इसका 1/8 टाइम, ये कितने मिनट में हमारा कंप्लीट हो जाता है? 90 मिनट में। मतलब मुझे A से A/8 तक पहुंचने में कितना समय लग रहा है? 90 मिनट का। और A से A/2 तक पहुंचने में मान लेते हैं कितना टाइम लगा था? x के बराबर। सही है ना? तो यहाँ पर देखिए ओवरऑल कितने x से मेरा पाला पड़ा? 3x से। मतलब ये जो 3x वाला ये मेरा टाइम है, ये किसके बराबर है? 90 के बराबर है, 90 मिनट्स के बराबर। कोई डाउट आपको इसमें? कोई नहीं। यानी जो x हो गया यहाँ आपका, वो कितना होगा? 30 मिनट के बराबर। हाँ या ना? बिल्कुल करेक्ट। अब देखिए यहाँ तक तो आप पहुँच गए। अब यहाँ से यहाँ पहुँचने में भी x टाइम लगा होगा और यहाँ से यहाँ पहुँचने में भी x टाइम। तो मतलब A से A/32 पहुँचने में मुझे कितना टाइम लगेगा टोटल? तो 1 2 3 4 5 यानी 5x के बराबर। यानी कि अगर मैं जो मेरा t होगा वो किसके बराबर होगा? 5 टाइम्स ऑफ x के बराबर। यानी कि t इज इक्वल टू देखिए कितना हो गया? 5 इंटू में 30, 150 मिनट्स के बराबर। क्या आपको इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये होगा हमारा अल्टरनेटिव मेथड, लेकिन इस मेथड को आप एग्ज़ाम में नहीं यूज़ करेंगे, बिकॉज एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इनकरेक्ट हो जाएगा। आपको मार्क्स इसमें बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, 0 मिलेगा, वो भी बहुत बड़ा वाला। तो प्लीज़ डोंट यूज़ दिस मेथड इन योर एग्जाम्स। आप इसे बोर्ड में अप्लाई नहीं कर सकते। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे बिंदास लगाइए, एकदम कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गई ना बात? चलिए आगे अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये तरीका बहुत अच्छा होता है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर आ गई हमारे सामने, हाफ लाइफ वगैरह भी आप इससे कैलकुलेट करते हैं। देखिए जो x आया यहाँ पे, ये क्या है? हाफ लाइफ ही है इस क्वेश्चन की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो भी एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा क्वेश्चन है, परसेंटेज बेस्ड है। अच्छा एकदम क्वेश्चन है, मैं पढ़ रहा हूँ, आप सब भी देखिए। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज़ हाफ लाइफ इक्वल्स टू 32 मिनट। मतलब एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसकी हाफ लाइफ कितनी है? 32 मिनट के बराबर है। और हमसे पूछ रहा है फाइंड द टाइम इन विच रिएक्शन गेट्स, सबसे पहले 75% कंप्लीटेड और बी में 99.9% कंप्लीटेड। ठीक है, आपसे कह रहा है कि अगर एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसकी हाफ लाइफ कितनी है? 32 मिनट, मतलब 32 मिनट में वो आधी कंप्लीट हो जाती है, तो बताइए कि ये रिएक्शन 75% कितने टाइम में कंप्लीट होगी और 99.9% कितने टाइम में कंप्लीट होगी। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए आप और ध्यान दीजिएगा। अभी मैंने आपको ये बताया कि अगर आपके सामने ना कोई फ्रैक्शनल पार्ट आ जाए रिएक्शन में, जैसे 1/8 1/32 अभी पीछे था, तो आपने इनिशियल कंसंट्रेशन कितना माना था अपनी तरफ से? 1 अज्यूम किया था। सही है ना? लेकिन अगर आपके सामने कभी परसेंटेज वाली प्रॉब्लम आ जाए, जैसे इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 75% बताइए कब कंप्लीट होगी, 99.9% कब कंप्लीट होगी, तो अगर परसेंटेज कहीं दिखे ना, तब आप जो है इनिशियल कंसंट्रेशन ए को कितना मान लेंगे अपनी तरफ से? 100 के बराबर। समझ में आई बात? ये तरीका होगा, ध्यान में रखिएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए जब भी हम फ्रैक्शंस की बात करते हैं तो हम फ्रैक्शन तो हमेशा 1 से कैलकुलेट करते हैं, लेकिन अगर जब भी परसेंटेज हमें कैलकुलेट करना होता है तो परसेंटेज तो हम हमेशा 100 में से ही निकालते हैं कि 100 में से कितना परसेंट है। सही है ना? तो जब भी परसेंटेज आए इनिशियल कंसंट्रेशन 100 मानिए, जब भी फ्रैक्शनल पार्ट आए तो इनिशियल कंसंट्रेशन को 1 मानिए। अब चलिए सपोज कर लेते हैं कि ये मेरी कोई पर्टिकुलर रिएक्शन है ए से पी, जो कि क्या है? एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। समझ में आ गई ना बात? मैंने मान लिया अपनी तरफ से कि इसका इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है? 100 यूनिट के बराबर, यानी ए का इनिशियल कंसंट्रेशन है 100 यूनिट। मुझसे बोल रहा है कि टी हाफ जो है इस रिएक्शन के लिए वो कितना है? 32 मिनट्स के बराबर है। एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं। हाँ, टी हाफ करेक्ट है, 32 मिनट। और हमसे कह रहा है कि फर्स्ट आप ये बताइए कि ये रिएक्शन 75% कितने टाइम में कंप्लीट होगी, यानी टी 75% बताइए। और दूसरा आप ये बताइए कि टी 99.9%, यानी वो टाइम जब रिएक्शन 99.9% कंप्लीट हो जाएगी, क्या होगा? कैसे करेंगे इसे? चलिए तरीका मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ, अगला आप सॉल्व करिएगा। हमसे बोल रहा है ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो हम आँख बंद करके एक्सप्रेशन तो यही यूज़ करने वाले, k इज इक्वल्स टू में 2.303 अपॉन में t होता है,
मैं यहाँ पर देखिए टी हाफ पुट कर देता हूँ, तो टी हाफ यानी 32 मिनट जब टाइम है मेरा, तो जो कंसंट्रेशन है यानी लॉग इनिशियली तो कितना है 100, लेकिन फाइनली देखिए कितना हो जा रहा है, वो फाइनली मुझसे कह रहा है जाहिर बात है आधा हो जाएगा, क्योंकि हाफ लाइफ टाइम पे अगर हम बात करें तो इनिशियल कंसंट्रेशन अगर 100 है तो फाइनल जो मेरा कंसंट्रेशन होगा वो कितना हो जाएगा, आधा ही बचा होगा, जाहिर सी बात है। तो ये कितना हो जाएगा 50। कोई डाउट आपको इसमें? कोई नहीं, ये इतना हमें अपनी तरफ से सोचना होगा। तो ये एक्सप्रेशन मेरे लिए क्या बनी, k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में 32 इंटू में लॉग, देखिए 50 डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 50 तो कितना होता है 2 और बेस 10 बच गया। समझ में आई बात? इसे मान लीजिए फर्स्ट एक्सप्रेशन। अच्छा, यहीं से अगर हम आगे और देखें, चलिए हम मान लेते हैं कि T 75% जब मेरी रिएक्शन कंप्लीट हो रही है तो मतलब 2.303 अपॉन में T लॉग, यहाँ से इनिशियल T 75%, मतलब वो टाइम जिस पर रिएक्शन 75% कंप्लीट हो जा रही है उस समय कंसंट्रेशन क्या होगा, तो इनिशियली तो 100 ही रहेगा। अच्छा, 75% रिएक्शन कंप्लीट हुई है, ठीक है, तो बची कितनी होगी 25%। ऑब्वियस सी बात है ना, मतलब जो आपका बचा हुआ कंसंट्रेशन है वो कितना है 25 के बराबर। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं, बिकॉज 75% रिएक्शन कंप्लीट है तो बचेगा ऑब्वियस सी बात है 25। तो यहाँ से बेस है 10 और 100 डिवाइड बाई 25 कितना होता है 4। तो ये एक्सप्रेशन क्या बनी, k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में T 75%, और यहाँ से हमारे सामने क्या हो जाएगा लॉग 4 बेस 10 के बराबर। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब आप देखिए फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन की एक साइड आपस में बराबर है, तो ये दोनों रिएक्शंस भी आपस में कैसी होंगी, बराबर। और इन्हें हम जब इक्वेट करते हैं तो देखिए क्या होगा, 2.303 अपॉन में यहाँ कितना 32 लॉग 2 बेस 10 इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में T 75%, और बचेगा क्या लॉग। अच्छा देखिए यहाँ पे लॉग 4 बेस 10 है, 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम फाइनली हमारे लिए क्या हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा, तो 2 इंटू लॉग 2 बेस 10 बचा रह जाएगा। सही है ना, यहाँ से log 2 बेस 10 और यहाँ से log 2 बेस 10 कैंसिल आउट होगा, 2.303 से 2.303 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए अब बचेगा क्या, T 75% इज इक्वल्स टू 32 इंटू 2, यहाँ से तो 2 इंटू 32 यानी 75% रिएक्शन कंप्लीट होने में लगने वाला जो हमारा टाइम है वो कितना है 64 मिनट्स के बराबर है। 64 मिनट में जो मेरी रिएक्शन है वो 75% कंप्लीट हो जाएगी। समझ में आ गई ना बात आपको? बिल्कुल समझ में आएगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम इस तरह के क्वेश्चंस में होने वाली नहीं है अगर आप इस तरीकों को थोड़ा सा ध्यान में रखें कि कब मुझे क्या कंसंट्रेशन अज्यूम करना है। समझ में आई बात? इसी वजह से मैंने एक सिलेक्टिव प्रॉब्लम्स आज कुछ सोची थी कराने के लिए। मैंने आपको एक फ्रैक्शनल पार्ट प्रॉब्लम कराई, एक परसेंटाइल बेस्ड, जिससे दोनों टाइप के क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट जो है आपका वो सॉल्व हो जाए। ठीक है, अब देखिए जो हमारा बचता है सेकेंड वाला क्वेश्चन ना यहाँ पर कि T 99.9% रिएक्शन कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा वो कितना। इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करेंगे और इसका आंसर हमें कमेंट करके बताएंगे कि कितना होगा, और आपको मालूम है आपको आंसर करेक्ट है या नहीं वो कैसे पता चलेगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर आप पता करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है देखते हैं वो क्या है। अगला क्वेश्चन भी हमारा एक बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या कह रहा है, रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन 2 टाइम्स ऑफ N2O5 से 4 टाइम्स ऑफ NO2 प्लस O2 डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 की रिएक्शन दे रखी है इज 3 × 10⁻⁻5 सेकेंड इनवर्स। रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखी है एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, और हमसे कह रहा है कि फाइंड द रेट when concentration of N2O5 is 0.8 मोलैरिटी। आपसे कह रहा है कि एक रिएक्शन है डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 की कि N2O5 डिकम्पोज होता है किसमें, नाइट्रोजन यानी NO2 में प्लस में
ऑक्सीजन में यहाँ पे, और ये 2 रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आप ऐड कर दीजिए। आपसे कह रहा है कि इस रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो कितना है, 3 × 10⁻⁻5 सेकेंड इनवर्स के बराबर है। और आपसे बोल रहा है कि जब नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन यानी N2O5 का, जब N2O5 का कंसंट्रेशन आपका 0.8 मोलैरिटी है तो आप बताइए कि रिएक्शन का रेट कितना होगा। समझ में आ गई बात। प्रॉब्लम देखिए ये जो है ये आपको सुनने में तो थोड़ी आसान लग रही होगी, सुनने में नहीं मतलब देखने में तो ये प्रॉब्लम आपको आसान लग रही होगी। क्यों? क्योंकि आप बोल रहे होंगे यार मुझे कंसंट्रेशन तो दे रखा है, रेट पता करना है। रेट तो मैं जानता हूँ कैसे पता करना है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में चेंज इन टाइम। लेकिन यहाँ पे आपको टाइम वगैरह दे रखा है? बिल्कुल नहीं दे रखा है। रेट कांस्टेंट दे रखा है, और आपको मालूम है रेट कांस्टेंट की हेल्प से हम रेट कैसे प्रेडिक्ट कर पाते हैं, जब मुझे ये मालूम हो कि रिएक्शन कौन से ऑर्डर की है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी जो हम यहाँ पर देंगे वो किस चीज़ को, इस चीज़ को पता करने में कि ये रिएक्शन आखिर में है तो है किस ऑर्डर की। कैसे पता चलेगा? रेट कांस्टेंट से। हमें मालूम है रेट कांस्टेंट की जनरल यूनिट होती है मोल पे 1 - n, लीटर पे n-1, और सेकंड पे इनवर्स। कोई डाउट आपको इसमें? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, आगे भी हमें मालूम है कि अगर हम इसका कंपैरिजन कराएं तो देखिए यहाँ पे हमें केवल और केवल सेकंड इनवर्स का टर्म दे रखा है, बाकी 2 टर्म गायब कर दिया है। तो बाकी 2 टर्म गायब होने का मतलब क्या है कि मोल की पावर यहाँ रही होगी 0 और लीटर की भी पावर यहाँ रही होगी 0, और यहाँ पर सेकंड इनवर्स है क्योंकि इसकी पावर 0 तो ये 1 और इसकी पावर 0 तो ये 1, ओवरऑल तभी जाके बचा होगा मेरे पास सेकंड इनवर्स। सही बात है ना, ये तो शायरी बन गई। अब यहाँ से देखिए हमें करना क्या है, बाय कंपैरिजन हमने ये देखा कि 1 - n बराबर है 0 के। सही बात है, तो मतलब ऑब्वियस सी बात है जो n होगा वो 1 के बराबर रहा होगा कि नहीं रहा होगा? बिल्कुल रहा होगा। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है वो कौन सी है? फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। ये रिएक्शन है मेरी फर्स्ट ऑर्डर की। अब मुझे ऑर्डर पता चल गया है, रेट पता करना है, तो बड़े आराम से पता कर सकते हैं कि नहीं? बहुत अच्छे से पता कर सकते हैं। कैसे? तो चौक ले लें फिर बताते हैं। रेट लॉ लिखिए, R = K कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, और इस पर पावर कितनी? 1, क्योंकि ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फिर से शायरी बन गई। R = K, K की वैल्यू आपको दे रखी है 3 × 10⁻⁻5 इंटू N2O5 का इनिशियल कंसंट्रेशन आपको गिवन है किसके बराबर? 0.8 मोलैरिटी के बराबर। रेट = देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 × 0.8 करेंगे तो आजकल 2.4 आता है, और इंटू 10⁻⁻5 आता है, और रेट की यूनिट आती है मोलैरिटी पर सेकेंड। तो ये सॉल्व हो गया यहाँ से आपका ये क्वेश्चन, ये हो गया आपका आंसर। बिल्कुल हलवा लल्लू सा क्वेश्चन था, सिर्फ यहाँ पर ध्यान इतना रखना था कि कौन से ऑर्डर की ये रिएक्शन होगी। समझ में आ गई बात? अदरवाइज क्वेश्चन में आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आप तब भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गई बात? तो इसी क्वेश्चन के साथ आज की हम अपनी क्लास में लगाते हैं यहाँ पर स्टॉप का ठप्पा। नेक्स्ट क्लास में हम अपनी मिलेंगे कुछ और प्यारे प्यारे क्वेश्चंस के साथ में, और साथ ही साथ में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से कोई रिएक्शन डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है किसी केमिकल रिएक्शन की काइनेटिक्स के ऊपर, रेट वगैरह के ऊपर, इस चीज़ को हमें डिस्कस करना है हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक आपको क्या करना है, जो होमवर्क प्रोवाइड किया है वो आपको सॉल्व करना है, और उसका आंसर हमें कमेंट करके बताना है, और सही आंसर है या नहीं या गलत है ये बात आपको जाननी है। और अगर कोई क्वेश्चन बाय द वे फंस जाता है तो उसे कमेंट बॉक्स की हेल्प से हमसे डिस्कस कर लें, जो भी हेल्प होगी वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अपना भी ध्यान रखना है, आस पड़ोस का भी ध्यान रखना है। मिलेंगे हम लोग अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय।